एक करोड़पति जिसके घर में चारों ओर पैसे पड़े हुए हैं, लोगों को जलाने के लिए कुछ नोट्स खिड़की के बाहर फेंकने की सोचता है। लेकिन जब वो ऐसा करता है, सारे नोट्स इवापोरेट होने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जला रही हो। वो आदमी ये देख के कन्फ्यूज्ड है। फिर वो एक बहुत महंगी पेंटिंग को लेता है और आधी पेंटिंग को अपने घर के बाउंड्री के बाहर रखता है। लेकिन फिर से नोट्स की तरह पेंटिंग का आधा हिस्सा भी इवापोरेट होने लगता है। अगर कोई इंसान भी इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वो भी मिनटों में राख बन जाएगा। लेकिन ये घर हमेशा से ऐसा नहीं था और कुछ दिन पहले ही एक कपल यहाँ रहने आया है। उस आदमी का नाम मैट है, जो कि एक पेंटर है, और उसकी वाइफ का नाम केट है, जो कि एक ट्रांसलेटर है। इस कपल ने कुछ दिन पहले ही न्यूयॉर्क में ये घर खरीदा है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस घर का प्राइस आसपास के बाकी घर से बहुत ही कम है और हर साल इसके प्राइस कमते ही जा रहे हैं, जैसे इसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। केट को पहली नज़र में ये घर कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन मैट उससे वहाँ रहने के लिए मना लेता है। सामान अंदर ले जाते वक्त केट को किचन में एक मरी हुई चिड़िया दिखती है। वही फर्स्ट फ्लोर पे मैट को कबाड़ के बीच में एक चाबी जैसी चीज़ मिलती है। केट उस चिड़िया को बाहर दफनाने जाती है, लेकिन तभी मैट ऊपर से कबाड़ फेंकने लगता है और केट उसे सुन के घबरा जाती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के चिड़िया को दफन करने जाती है, उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता, जैसे वो मरी हुई चिड़िया उड़ गई हो। कुछ देर बाद मैट को घर में सामान जमाते वक्त वॉल पे कुछ अजीब सा दिखता है। वो जानना चाहता है कि वो क्या चीज़ है, इसलिए मैट वो वॉलपेपर निकाल देता है। वो निकालते ही उसे वॉल पे एक अजीब सा होल मिलता है। मैट उसे कुछ देर तक देखता है, तभी उसे समझ आता है कि इस होल का पैटर्न उसे जो शुरू में चाबी मिली थी उससे मैच करता है और वो जल्दी से वो चाबी निकाल के उसे वॉल के होल में लगा देता है। वो ये देख के चौंक जाता है कि वो वॉल नहीं, एक सीक्रेट दरवाज़ा था जिसके अंदर एक छिपा हुआ रूम है। घर के अंदर एक सीक्रेट रूम मैट को बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए वो इसके बारे में अपनी वाइफ को बताता है। वो दोनों इसके बारे में और जानना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों रूम के अंदर आते हैं, घर के सारे लाइट्स अपने आप बंद चालू होने लगते हैं, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ते और एक इलेक्ट्रीशियन को लाइट्स ठीक करने के लिए बुला लेते हैं। अगले दिन एक इलेक्ट्रीशियन वहाँ आता है लाइट्स में गड़बड़ देखने के लिए, और मैट उसे बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पे बहुत से तारों का जाल सा बना हुआ है। ये इतना अजीब है कि वो इलेक्ट्रीशियन भी कहता है कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। और वो मैट से ये भी कह देता है कि वो अपने आप बंद चालू होती लाइट्स का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ये वायर्स के जाल में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वहाँ से जाते जाते वो मैट से कहता है कि उसे लगा नहीं था कि कभी कोई इस घर को खरीदेगा। जब मैट उससे जानना चाहता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, तब वो इलेक्ट्रीशियन बताता है कि इस घर के पिछले ओनर का किसी ने घर के अंदर बड़ी बुरी तरह से मर्डर कर दिया था। मैट को ये बात सुन के बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट पे इस घर के पहले ओनर के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है। उसे पता चलता है कि इस घर को मीडिया ने हाउस ऑफ ब्लड का नाम दिया हुआ है और ये घर पॉल और मेडेलिन शेफर नाम के कपल का था। उस कपल को इस घर के अंदर बड़ी बेरहमी से मारा गया था और ये कांड जॉन डो नाम के आदमी ने किया था। अभी ये मर्डरर एक पागल खाने में बंद है। पूरे दिन काम करने के बाद मैट उस सीक्रेट रूम में चले जाता है विस्की पीने के लिए। वो एक बॉटल बहुत जल्द ख़त्म कर देता है और अपने आप से कहता है कि काश मेरे पास एक और बॉटल होती। ये बोलते ही लाइट्स अपने आप चली जाती है और जब लाइट्स वापस आती है, एक और विस्की की बॉटल वहाँ कहीं से आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उस रूम ने मैट की इच्छा पूरी कर दी हो। मैट ये चमत्कार देख के अभी तक शॉक में है और बॉटल उठा के देखता है कि वो असली है कि नहीं, लेकिन वो बिल्कुल असली है। अगली सुबह केट मैट को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं नहीं है। वो केट को आखिरकार सीक्रेट रूम में मिलता है। केट ये देख के सरप्राइज्ड है कि वो रूम अब पूरी तरह महंगी चीज़ों से भरा हुआ है, जिसमें ओरिजिनल मोनालिसा की पेंटिंग भी शामिल है। केट ये सब देख के कंफ्यूज है, इसलिए वो मैट से पूछती है कि ये सब चीज़ उसे कहाँ से मिली। मैट उसे एक्सप्लेन करता है कि रूम से वो जो भी चीज़ मांगता है, रूम उसे कुछ देर बाद ही वो चीज़ दे देता है। केट को ये सुन के मैट पे भरोसा नहीं होता, इसलिए मैट उससे कहता है कि तुम भी कुछ मांग के देखो। केट कहती है कि उसे $1 मिलियन चाहिए। एकदम से लाइट्स बंद चालू होने लगती है और कुछ देर बाद ही कैश के बहुत से बंडल वहाँ आ जाते हैं। केट वो पैसे देख के खुश तो है पर डरी हुई भी है। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन मैट उसे रोक लेता है और उसे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कहता है। केट कुछ देर बाद अंदर जाने के लिए फिर से मान जाती है और वो दोनों पूरा दिन उस रूम से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। जल्दी ही केट ये सोचने लगती है कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन मैट उससे कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक उन्हें जो चीज़ चाहिए वो मिलती रहे। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उनके पास अब वो सारी चीज़ें हैं जो उन्हें लाइफ में चाहिए थी, लेकिन केट डिप्रेस्ड होने लगती है क्योंकि ये सारी चीज़ें पाने के लिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी
और इनकी केट के नज़र में कोई वैल्यू भी नहीं है। उसे खुश करने के लिए मैट कहता है कि क्यों ना वो लोग रूम से एक बच्चा मांगे। तभी मूवी में बताया जाता है कि उन लोगों को बहुत सालों से बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो रही है। ये सुन के केट बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि रूम से एक बच्चा मांगना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला आइडिया है। वो कहती है कि उस बच्चे को कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। मैट को लगता है कि उसे बच्चे की बात नहीं उठानी चाहिए थी। फिर वो केट को कुछ देर अकेला छोड़ के एक ड्राइव के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो घर वापस आता है वो देखता है कि केट ने उस रूम से एक बच्चा मांग लिया था। ये देख इस बार मैट बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता कि ऐसा करने पे उनके साथ क्या गलत हो सकता है। कुछ देर बहस करने के बाद मैट केट से कहता है कि वो रूम से बेबी को वापस ले जाने की विश मांगे, लेकिन केट उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है। कोई और रास्ता ना देखते हुए मैट खुद ही ये काम करना चाहता है, लेकिन तभी वो बेबी रोने लगता है, जिसे देख मैट इमोशनल हो जाता है और अपना मन बदल लेता है। इस वजह से वो दोनों उस बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने बच्चे की तरह बड़ा करना चाहते हैं। धीरे धीरे केट अपना पूरा टाइम उस बेबी को देने लगती है और उसका ध्यान मैट से हटने लगता है। एक दिन मैट बोर होके पागल खाने में जॉन डो से मिलके उस रूम के बारे में और जानने की कोशिश करता है। वो जाते जाते घर से बहुत सा कैश अपने साथ ले जाता है। वहाँ पे पहुँच के मैट को पता चलता है कि 45 साल से जॉन डो से कोई मिलने नहीं आया था। मैट जॉन से कहता है कि वो एक रिपोर्टर है और वो उससे जानना चाहता है कि उसने पुराने ओनर्स को क्यों मारा था। लेकिन जॉन कोई बेवकूफ़ नहीं है। उसे पता चल जाता है कि मैट उस घर का नया ओनर है। वो ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन वो मैट और उसकी वाइफ को जितना जल्द हो सके वो घर खाली करने के लिए कह देता है अगर वो ज़िंदा रहना चाहते हैं। लेकिन जॉन को ये पता है कि मैट वो घर छोड़ के कभी नहीं जाएगा क्योंकि उसने मैट की आंखों में लालच देख लिया था। घर वापस जाते जाते मैट अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है, लेकिन पैसे देते वक्त वो देखता है कि उसने जो कैश घर से लिया था वो धूल बन चुका है। उसे ये बात बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो घर जाके बहुत सारा कैश घर के बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी वो कैश भी राख बन जाता है। वो फिर एक पिक्चर फ्रेम का आधा हिस्सा घर के बाहर रखता है, ये देखने के लिए कि क्या होता है। लेकिन जो हिस्सा घर के बाहर था वो तेज़ी से जलने लगता है। मैट ये सब देख के जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए वो सीक्रेट रूम की दीवारों को तोड़ देता है, लेकिन उसे वहाँ पे सिर्फ वायर्स का बड़ा सा जाल मिलता है। तभी वो देखता है कि केट उनके बेबी को घर के बाहर ले जा रही है। मैट को पता है कि ऐसा करने पे उस बेबी के साथ बहुत बुरा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो केट को नहीं रोकता। जैसे ही केट वो बेबी को घर के बाहर ले जाती है वो सेकंड्स में एक 8 साल के बच्चे में बदल जाता है। ये देख के केट को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो हेल्प के लिए मैट को बुलाने लगती है। कुछ देर बाद उस बच्चे को घर के अंदर ले आते हैं और उसका नाम शेन रख देते हैं। यहाँ ये बताया जाता है कि उस रूम से मिली कोई भी चीज़ इस घर से बाहर ले जाई जाती है तो वो सेकंड्स में राख बन जाएगी, लेकिन अगर कोई इंसान बाहर जाए तो सेकंड्स में उसकी एज बढ़ने लगेगी और कुछ मिनट बाद वो भी राख बन जाएगा। अगले सीन में केट शेन को सुलाती है और मैट से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जाके मैट केट को इस घर में जो मर्डर हुआ था उस बारे में और जॉन डो के बारे में बताता है। केट से ये भी कहता है कि जैसे ही इस घर के बाहर कोई चीज़ जाती है वो राख बनने लगती है, जिसका ये मतलब है कि शेन को ज़िंदगी भर इस घर के अंदर ही रहना होगा। ये सुनने के बाद केट टूट जाती है और रोने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और केट शेन को घर में ही पढ़ाने लगती है। उसने शेन को बाहर जाने से भी मना कर रखा है। केट ने उससे कहा है कि वो बीमार है और बाहर बहुत सारे जर्म्स है, लेकिन शेन घर के अंदर बंद रह के परेशान होने लगा है और अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन अपनी माँ पे निकाल देता है। लेकिन फिर भी केट उसे अपने बच्चे जैसा ही प्यार करती है। उसका पूरा दिन शेन की देखरेख करने में ही निकलने लगता है। इस वजह से वो मैट को कोई टाइम ही नहीं दे पाती। दूसरी ओर मैट को शूटिंग में इंटरेस्ट आ रहा है। ये उसे उसकी लाइफ की डिप्रेसिंग रियलिटी को भूलने में हेल्प करता है। वहीं शेन कैसे भी करके घर के बाहर जाना चाहता है, जिस वजह से केट सामने का दरवाज़ा छोड़ के घर की सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर देती है। एक दिन वो मैट के साथ किसी बात पे बहस करने लगती है और तभी शेन मैट को ये कहते सुन लेता है कि शेन असली नहीं है। उस रात शेन उस सीक्रेट रूम में चला जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो रूम क्या क्या कर सकता है। वो फिर पूरी रात उस जगह के बारे में रिसर्च करता है। अगले दिन उन दोनों को शेन उस रूम के अंदर मिलता है। वो दोनों ये देख के सरप्राइज्ड है कि शेन ने उस रूम को बाहर जैसा बना दिया है। केट ये देख के बहुत खुश है, पर मैट को ये सब पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे अंदर खींच लाता है और उस रूम की चाबी को छिपा देता है। एकदम से उनका फ़ोन बजने लगता है और शेन फ़ोन उठा लेता है। ये कॉल जॉन डो का है। मैट शेन के हाथ से फ़ोन छुड़ा लेता है
और जॉन को आगे से उसके घर में कॉल ना करने की वार्निंग देता है। लेकिन जॉन उससे कहता है कि उसने एक बच्चे की आवाज़ सुनी फ़ोन पे और ये जानना चाहता है कि रूम से बच्चा किसने मांगा था। मैट मान लेता है कि उसे केट ने बनाया था और वो जॉन से जानना चाहता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे उस रूम से मिली चीज़ राख ना बने। ये सुनने के बाद जॉन उसे सारी सच्चाई बताने लगता है। वो मैट से कहता है कि उसे भी उसके माँ बाप ने मैजिक रूम से बनाया था और अगर वो लोग उस रूम में बनी चीज़ों को बाहर ले जाना चाहते हैं तो जिसने उस चीज़ को बनाया था उसे मरना होगा। जॉन के माँ बाप चाहते थे कि उनका बेटा बाहर की दुनिया देखे, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। इसका ये मतलब है कि अगर केट मर जाती है तो शेन बाहर जाके अपनी लाइफ जी सकता है। मैट को जॉन की किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे फ़ोन से केट भी सब सुन रही थी। ये सुन के केट बहुत टूट जाती है और अपनी कार लेके बाहर निकल जाती है, इस उम्मीद में कि वो उसे क्रैश कर देगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। जब केट बाहर थी, शेन मैट से उसे रूम के बारे में बहुत से क्वेश्चन करने लगता है। परेशान होके मैट उससे कहता है कि वो असली नहीं है और उसे घर के बाहर खींच के ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शेन छूट जाता है और अपने रूम में जाके छिप जाता है। मैट को जल्दी अपनी गलती समझ आती है और वो शेन से इसके लिए माफ़ी मांगता है। बाद में केट जब घर वापस आती है, वो उन दोनों को आसपास सोते हुए देखती है। कुछ देर बाद मैट किचन में जाके केट से कोई गलत कदम उठाने से मना करता है। बात करते करते वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शेन पीछे से सब कुछ देख रहा है। अगली सुबह शेन केट के पॉकेट से घर की चाबी चुरा लेता है और घर के बाहर चले जाता है और अपने आप को एक जवान आदमी में बदल लेता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक बच्चे का ही है। वो इस बात को लेके केट पे गुस्सा है कि केट ने उसे जर्म्स के बारे में झूठ बोला था और उनकी ओर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी मैट उस पर अटैक कर देता है। गलती से केट को लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मैट के साइड में उसकी नींद खुलती है। वो केट को बड़े दुख के साथ ये बताता है कि शेन से लड़ते वक्त उससे गलती से गोली लग गई थी और इस वजह से उसकी जान चली गई थी। वो केट से ये भी कहता है कि वो शेन की बॉडी को बाहर ले गया था, लेकिन ऐसा करते ही वो राख बन गई थी। टूटी हुई केट अपने बेटे को ढूंढने दौड़ के बाहर जाती है, पर उससे कुछ नहीं मिलता। कुछ देर बाद ही मूवी में असली मैट को एक खाली रूम में दिखाया जाता है। वो केट को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे वो कहीं नहीं दिखती। वो फिर सीक्रेट रूम के बाहर की लाइट्स को बंद चालू होते देखता है, जिसका ये मतलब है कि उसे कोई यूज़ कर रहा है। मैट अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो रूम अंदर से किसी ने लॉक कर दिया है, इसलिए वो रूम के वॉल पे एक बड़ा सा होल करता है और रूम में एंटर हो जाता है। उस रूम के अंदर अभी भी एक दूसरी दुनिया बनी हुई है, जिसे शेन ने बनाया था। मैट जंगल के बीच से आगे बढ़ने लगता है और कुछ देर बाद ही उसे उसके घर जैसा दिखने वाला एक घर दिखता है। यहाँ बताया जाता है कि मैट को बेहोश करने के बाद शेन ने सीक्रेट रूम को कह के मैट का रूप ले लिया था और केट को वो उनके जैसे दिखने वाले घर में लेके चला गया था। वहाँ पे वो केट के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन केट बहुत जल्द समझ जाती है कि वो मैट नहीं बल्कि शेन है और वो दौड़ के दूसरे रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद ही असली मैट वहाँ आ जाता है और तभी केट भी बाहर आ जाती है, लेकिन तभी नकली मैट भी वहाँ आके केट को कंफ्यूज कर देता है। केट को समझ नहीं आ रहा कि असली मैट कौन है। तभी असली मैट केट को उसके बचपन के नाम से पुकारता है, जिस वजह से वो नकली वाले को पहचान लेती है और उसे स्टेज से नीचे गिरा देती है। गिरने की वजह से शेन वापस अपने असली रूप में आ जाता है। इस बीच मैट और केट वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर उस रूम में कुछ गड़बड़ होने लगती है। इस वजह से वो एक पजल में बदल जाता है। कुछ देर बाद शेन को होश आ जाता है और वो इन दोनों को ढूंढ लेता है और मैट को मार देता है, जिसे देख केट ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। शेन उसे संभालने जाता है, तभी वो देखता है कि असली मैट और केट वहाँ से भाग रहे हैं। उन्होंने पागल शेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने क्लोन्स बना लिए थे। शेन उनका पीछा करते करते रियल वर्ल्ड तक पहुँच जाता है और मैट पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो उनके जाल में फंस जाता है। मैट उसे पकड़ के रखता है और तभी केट दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। शेन सेकंड्स में बुढ़ा होने लगता है। जल्दी वो जॉन डो जैसा दिखने लगता है। वो केट को दरवाज़ा खोलने की भीख मांगता है, पर केट ऐसा नहीं करती और कुछ सेकंड्स में ही वो राख बन जाता है। इसके साथ ही मैट और केट की सारी परेशानियां भी गायब हो जाती है। 1 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं और उन्होंने आखिरकार वो घर छोड़ दिया है और अब वो एक मोटेल में रहते हैं। मूवी के एंड में केट एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख के घबरा रही है, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता कि ये बच्चा मैट का है या शेन का।